वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने रेलवे एएलपी सीबीटी 2 के लिए प्लेटफॉर्म बुक का सीट नंबर 15 लेके आया हूँ। इससे पहले आप हमारे चैनल में जुड़े होंगे तो देखे होंगे मैं सारे के सारे वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ डे बाय डे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा है आप लोग के बीच में। पहला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। 8 व्यक्ति जतीन, अभी, गोपाल, हीना, ईसा, काजल और लीला एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को फोकस करना पड़ा केंद्र के बाहर की ओर। देखिए केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, क्लियर है। अब देखिए बाहर की ओर का कंसेप्ट बता दूंगा, परंतु जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। अभी हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, फिर लिखा रोहित हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, गोपाल जतीन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, रोहित जतीन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, काजल ईसा के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। तो फ्रेंड्स बोल रहा गोपाल के दाईं ओर कौन बैठा है। सबसे पहले क्या करें, टोटल 8 लोगों को बैठाने के लिए देखिए इस टाइप से सीरीज लीजिएगा। ये 4 हो गए व्यक्ति, 4 2 6 2 8, इस टाइप से आप लोग लीजिएगा, क्लियर है। चलिए अब मैं आप लोग को समझाता हूँ किस टाइप से आप लोग को लेना है। सबसे पहले कॉमन पार्ट्स को देखिएगा। अभी हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अभी के बारे में लोगों को पता नहीं, तो चलिए मान लेते अभी है। तो फ्रेंड्स ये अभी मान लिया सबसे नीचे, तो अभी क्या बोल रहा, छोटा सा लिखता हूँ। देखिए सबसे पहले अभी को ए मान लिया हूँ। क्वेश्चन लिख रहा अभी हीना के बाईं ओर से दूसरा स्थान पर बैठा है, तो अभी जो है हीना के, तो ऑलमोस्टली हम लोग हीना को यहाँ पे लेंगे। ये अभी जो है हीना के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। फिर लिख रहा रोहित हीना के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो रोहित जो है हीना के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर, यानी कि हम लोग यहाँ पे रोहित को बैठा देंगे। फिर लिख रहा देख सकते हैं गोपाल जतीन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, रोहित जतीन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो ये जो रोहित जो है जतीन के, तो ऑलमोस्टली इसके दाईं ओर से बैठा दिए मैं, क्लियर है। रोहित जतीन के बाईं ओर देख सकते हैं, बाईं ओर बैठा दिया हुआ है। इसके साथ साथ लिख रहा गोपाल जतीन के दाईं ओर के दूसरे स्थान पर बैठा, यानी गोपाल जो है ना जतीन के दाईं ओर हो रहा। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को गोपाल को यहाँ पे बैठाना पड़ेगा। फिर लिख रहा काजल ईसा के बाईं ओर से तीसरा स्थान पे है, तो ऑलमोस्टली काजल को बैठाना है। तो देखिए काजल ईसा के बाईं ओर से तीसरा स्थान, हम लोग ईसा को यहाँ पे बैठाएंगे तो काजल यहाँ पे बैठ गया। तो देखिए सारे लोग बैठ चुके हैं, केवल और केवल एक बैठ रहा, तो हम लोग एक बच गया था लीला, यहाँ पे बैठा दिए। अब क्वेश्चन बोल रहा गोपाल के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है। ऑलमोस्टली फिर देखिए गोपाल ये, तो गोपाल के ठीक दाईं ओर पूछ रहा, तो ऑलमोस्टली आप लोग गोपाल के ठीक दाईं ओर अगर देखिए तो कौन आ रहा है, तो देखिए गोपाल के ठीक दाईं ओर, तो ऑलमोस्टली फिर गोपाल के दाईं ओर कौन बैठा, एच बोले तो हीना। तो ऑप्शन नंबर जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉन्ग। ये आप लोगों का सेटिंग का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा क्या अरेंजिंग हो रहा। 83 में से आप लोग 15 को ऐड कीजिएगा तो 498 आएगा। फिर देखिए 543 में भी अगर आप लोग 15 को ऐड करते हैं तो 558 आएगा। ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं 15 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम लोग 498 में से 15 को ऐड करेंगे। ऑलमोस्टली अगर ऐड कीजिएगा तो 513 आएगा। तो आप लोग का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति P1 P2 P3 P4 P5 और P6 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। देखिए चारों ओर बोला मुख की ओर, इसी क्रम में बैठे नहीं है। P2 और P6 के बीच केवल 2 बैठे हैं। P2 और P4 के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है। P1 P6 के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो P4 के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है। सबसे पहले फिर हम लोग 6 लोग को बैठाएंगे। देखिए ये 2 हो गया, 2 2 4 और ये 6, इस टाइप से बैठाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले बोल रहा है P2 और P6 के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो P2 और P6 के लिए चलिए मान लेते हैं यहाँ पे P2 मान लें, यहाँ पर मान लें P6, ये दोनों के बीच में केवल 2, क्लियर। या फिर देख सकते हैं 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर लिख रहा आप लोग P2 और P4 के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो ये P2 है, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स हम लोग P4 मान लीजिए इस टाइप से। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल एक व्यक्ति बैठा है, क्लियर है। P5 P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो P5 जो है P3 के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे। अब आप देख लीजिए क्या बच रहा है। ऑलमोस्टली केवल P1 बैठा है, तो हम लोग P1 को यहाँ पे बैठा दिए। अब क्वेश्चन लिख रहा है P4 के ठीक दाईं और बाईं ओर कौन बैठा है। तो फ्रेंड्स P4, तो हम लोग देखेंगे P4 कहाँ पे, तो P4 ये है, तो P4 के ठीक बाईं ओर, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं P6 बैठा है। तो हम लोग क्वेश्चन के आंसर में जाएंगे तो P6, यानी ऑप्शन नंबर ए को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई फूल पौधा नहीं है। सबसे पहले हम लोग कोई फूल को बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोई फूल के बारे में। तो लिखेंगे कोई फूल पौधा नहीं है। तो देखिए इसका कोई रिलेशन पौधा से आपका नहीं है, तो हम लोग ये सबसे पहले कर देंगे कोई फूल पौधा नहीं है। फिर लिख रहा है फ्रेंड्स आप लोग के बीच में कुछ जानवर
फूल है, तो देखिए कुछ जानवर फूल है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग कुछ जानवर को मान लेंगे, यानी कि जानवर को मान लेंगे। क्लियर है। अब देखिए पहला ऑप्शन में लिख रहा है कुछ जानवर पौधा नहीं है, ऑलमोस्ट देखिए कुछ जानवर पौधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो सही कर देंगे। सेकेंड, सभी पौधा जानवर है, तो देखिए सभी पौधा जानवर नहीं है, तो सेकेंड आप लोग का कैंसिल हो गया। तो यानी कि निष्कर्ष इसका केवल 1 सही होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग निष्कर्ष केवल और 1 लिख लेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा। तो फ्रेंड्स आप लोग का वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा आप लोग देखिए उन पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें जो नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों पसंद नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अगर देखिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा आप लोग के बीच में ऑप्शन नंबर बी आ गया, यानी कि 22 लोग आ जाएंगे। कितने लोग आएंगे, 22। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देखिए क्या लिख रहा, क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले, उस पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें जो नृत्य या गायन पसंद करते हैं लेकिन दोनों पसंद नहीं करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे नृत्य कौन पसंद कर रहा है, तो मोस्टली आप लोग देखिए नृत्य, तो नृत्य को जो पसंद कर रहा है वो वृत्त कर रहा है। कौन कर रहा है, वृत्त। तो हम लोग नृत्य में चल जाएंगे। और गायन, तो गायन के लिए देखते हैं तो पंचभुज कर रहा है। क्लियर है। लेकिन दोनों चीज़ को पसंद नहीं करते, यानी कि पंचभुज और सर्कल में हम लोग देखेंगे जो दोनों चीज़ को पसंद नहीं करता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 12 + 10 आ रहा है। क्या रहा है, 12 + 10, तो हम लोग क्या करेंगे 12 + 10, तो यानी कितना है 22। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। देखिए चित्र में निम्नलिखित में चित्र मापन का सही ढंग क्या है, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये आप लोगों का डायमेंशनल या विमा रेखा लिखने के लिए बता रहा था। तो ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ विमा रेखा जब भी लिखते हैं तो आप लोग को इस स्टेप से करना पड़ता है। क्लियर है। अब इसमें हमेशा याद रखिए लास्ट में तीर के नीचे इस स्टेप से आप लोगों को करना पड़ेगा। क्लियर। अब इसके हमेशा बीच यानी ऊपर में लिखते हैं कोई संख्या को, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर आप लोग का सी आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिख रहा है, एरो हेड की लंबाई कितनी होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एरो बनाते हैं तो देखिए इस टाइप से आप लोग एरो बनाते होंगे, तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ एरो में एक होता है देखिए ए और बी का रेशियो, तो एरो में ए और बी का जो रेशियो होता है 1:3 होता है। क्या होता है, 1:3। तो एरो हेड की जो लंबाई होता है हमेशा याद रखें इसकी मोटाई का 3 गुना होता है। मोटाई का क्या होता है, 3 गुना। तो राइट आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को काफी अच्छे से क्लिक कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के बीच क्वेश्चंस क्या लिख रहा। तो क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ चुका। देखिए विमांकन में ड्राइंग पर विमा का माप लिखने की विधि लिख गई है, तो इस विधि का नाम बताइए। देखिए फ्रेंड ये जो आप लोगों को शो करा यानी कि डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो इसमें जो विधि को शो करा इसे बोलते हैं अलाइंड सिस्टम। राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर देंगे, अलाइंड सिस्टम। याद रखिएगा अलाइंड सिस्टम में किसी वस्तु के सभी विमाएं हमेशा विमा रेखा के समांतर लिखी जाती है, हमेशा समांतर लिखी जाती है। और मोस्टली देख सकते हैं ये भी आप लोग का समांतर लिख रहा, ये भी देख सकते समांतर लिख रहा, सारे लोग को क्या लिख रहा है, बीच यानी समांतर में लिख रहा। तो ये हम लोग को क्या बोले, एक प्रकार का अलाइंड सिस्टम है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ, देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ चुका है। देखिए ईयान किसी कार्य को 15 घंटों में पूरा कर सकता है जबकि मानस को उसी काम को पूरा करने में 21 घंटा लगते हैं। काम पूरा होने तक ईयान से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 घंटा का काम करते हैं, लेकिन अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे में कम अवधि काम करते हैं। तो काम को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम निकालेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ईयान लिख रहा, तो ऑलमोस्टली ईयान को हम लोग आई या ई मान लेते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसके साथ साथ मानस बोल तो एम मान लिए, तो ईयान ने बोला 15 घंटे में कर रहा, उसी प्रकार आप लोग को मानस के लिए बोला 21 घंटा। तो हम लोग देखेंगे दोनों का कुल काम, यानी दोनों का कुल काम देखें तो 105 आएगा, और यहाँ पे इसका एलसीएम 7 आएगा क्षमता, इसका एफिशिएंसी कितना है 5 आएगा। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को एफिशिएंसी आप लोग निकाल लिए होंगे। अब देखिए दोनों अल्टरनेट काम कर रहा, दोनों बारी बारी से कर रहा। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले 2 यानी कि दो दिन में हम लोग देखेंगे 2 घंटे में कितना काम होगा, तो देखिए 7, 5, 12, तो 2 घंटे में 12 काम हो गया। क्लियर है। और मोस्टली आप लोग देख सकते हैं टोटल कार्य कितना, तो 105 है। तो फ्रेंड्स 2 घंटा में ये सब 12 काम कर सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे 8 से गुना करेंगे दोनों साइड। तो 8 से गुना करेंगे तो देखिए 8 दूनी 16 घंटे में ये दोनों मिलकर कितना काम कर रहा, 18 12 96, यानी कि 96 घंटा काम कर रहा। क्लियर है। आप लोग कर सकते हैं इस प्रकार, लेकिन आपको टोटल काम कितना लाना है 105, तो ऑलमोस्टली 16 घंटा में काम कर रहा है कितना 96। अगला काम कौन करेगा, तो आप लोग को ऑलरेडी पता है अगला काम जो करेगा आप लोग का ई करेगा, तो ई का एफिशिएंसी कितना 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए टोटल काम तो आप लोग का 16 दिन हो गया था। देखिए टोटल काम 16 दिन हो गया, तो अगला काम करेगा ई, तो ई काम करेगा एक 17 दिन कार्य हो गया। अब यहाँ पे टोटल कार्य हो गया था 96 में 7 काम करेगा, तो देखिए 17 दिन में कुल काम में कितना हो गया 7, 6, 13 यानी कि 103 हो गया। अब आप लोग को कार्य कितना लाना है 105। तो फिर देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा 17 दिन में कुल कितना
कार्य हो गया था, तो 103 वर्क हो गया था। क्लियर है। अब अगला दिन, तो अगला दिन आप लोग का जो काम करने आएगा मानस आएगा। कौन आएगा? मानस का रहेगा। और आप लोग का टोटल काम था 105 था, 105 था, जिसमें 103 काम हो चुका है। तो कार्य कितना नीड है फ्रेंड्स? तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं 2 कार्य बच रहा, तो 2 काम तो बच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 103 है, तो हम लोग देखिए अगला काम करने के लिए आएगा और मानस, तो मानस कितना काम करेगा? 2 काम करेगा, लेकिन इसका एफिशिएंसी कितना था? 5 का, तो 5 की एफिशिएंसी से वर्क करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, 17 जो था, देखिए आप थोड़ा सा फोकस कीजिए, 17 था, अगला कार्य करने के लिए कौन आएगा? मानस। मानस 2 काम करेगा, इसका एफिशिएंसी कितना था? 5 का। तो हम लोग ये आंसर लिखेंगे, यानी 17.2/5। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए 17 है, 17 कर देंगे, 2/5 को लोग मिनट को घंटा में बदलेंगे, तो ऑलमोस्टली समझिए, देखिए 12 से गुना किए, तो यहाँ पे आंसर आएगा 17 घंटा 24 मिनट, 17 घंटा 24 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 17 घंटा 24 मिनट, इसका राइट आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये सब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो काफ़ी मजा आता है बताने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें, फिर परिणाम को वर्गमूल ज्ञात करें। और मोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले लोग क्या करेंगे, 256 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए 256 का वर्गमूल कितना होता है? 16 होता है। उसके बाद 16 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 4 होता है। क्लियर है। अब क्या बोला कि गुणनफल ज्ञात करें, तो हमने दोनों का गुणनफल किए, कितना? 64 आ गया। फिर बोला इसका परिणाम को वर्गमूल ज्ञात करना, तो परिणाम ने 64 का किया तो 8 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23,808 रुपये की धनराशि ए बी सी डी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:9, बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:5, सी और डी के हिस्से का अनुपात 1:2 है। तो बी के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी? मोस्टली फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, देखिए रेशियो से बनाइए ए और बी का। तो देखिए ए और बी का रेशियो अगर आप लोग देखिएगा तो फाइनली तभी आप लोग के बीच लिख रहा 8:9, तो 8:9 लिख दिए। देखिए आप लोग को सेटिंग करके बताने सिखाते। देखिए सबसे पहले आप लोग को रेशियो वाला सीखे, ए बी लिख रहा, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बीसी का रेशियो, बीसी का करेंगे, उसी प्रकार देखिए सी डी का रेशियो करेंगे। इस टाइप से अगर आप लोग कीजिएगा ना तो सारे का सारी निकल जाएगा, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आएगा। अब इसके लिए हम लोग का तरीका क्या अपनाते हैं, चलिए मैं बता देना चाहता हूँ। जहाँ पे जो खाली, यहाँ पे खाली था तो बी लिख देंगे, यहाँ पे भी खाली है तो बी लिख देंगे। उसी प्रकार देखिए ये सारे में जो जो गैपिंग है, यानी कि यहाँ पे बी है तो बी लिख देंगे, यहाँ पे बी है तो बी लिख देंगे। इस टाइप से हम लोग गुना करते हैं। क्लियर है। तो ऑलमोस्टली इसी प्रकार सबसे पहले आप लोग रेशियो निकालने सिखा देते। देखिए ए रेशियो बी, तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं ए रेशियो बी का वैल्यू 8:9 है। अब हम लोग देखें बी रेशियो सी का, तो बी रेशियो सी का रेशियो कितना था? 3:5। तो हम लोग यहाँ से निकालेंगे रेशियो फ्रेंड्स ए रेशियो बी रेशियो सी का वैल्यू। तो देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 कितना होगा? 24। फिर देखिए 9 कितना हो गया? 27। फिर देखिए 9 कितना हो गया? 45। यानी कि देखिए यहाँ से अगर निकालते रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी का भी निकालेगा तो 24, 27, 45 आएगा, 24, 27 और 45 आएगा। ऑलमोस्टली अगर इसे तोड़ते हैं तो 3 का टेबल में तोड़िए तो 8 आ जाएगा, 8, 9 और 15, यानी कि ए बी सी के अगर आप लोग तोड़ें, देखिए मैं लिख देता हूँ, ए रेशियो बी रेशियो सी का अगर वैल्यू आप लोग तोड़ें तो मैं कितना लाया हूँ? 8, 9 और 15 लाया हूँ। अब देखिए आप लोग का सी डी का लिख रहा, तो इसका लिख रहा 1:2, तो लिखेंगे 1:2। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये आप लोग का 8 आ गया, फिर आप लोग का 9 है, फिर आप लोग का 15 है, फिर कितना? 30 है। तो हम लोग को यहाँ से इसके अकॉर्डिंग निकालना है। आप देख सकते हैं सारे का सम, यानी 8, 9, 15, 30, तो हम लोग सारे को सम करेंगे। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स सारे को सम कीजिएगा तो आप लोग का देखिए 15, 30, 45, 45 और 9, 45, 9 आपका होता है कितना? 54, 54 और 8 जोड़िएगा तो 62 आएगा। यानी कि आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ 62 का जो टोटल वैल्यू दिया है 23,808 दिया, 23,808 दिया है। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग को निकालना कितना था? बी का, तो बी का कितना था? 9 था। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 को हम लोग सिंपल में 9 को 23,808 से गुना करेंगे और इसको कितना से डिवाइड करेंगे? 62 से। और मोस्टली इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3,456 आएगा आंसर। तो राइट आंसर आएगा आप लोग का इतना। क्लियर है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो ऑप्शन नंबर काफ़ी अच्छे से ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई दुकानदार 10% छूट पर वस्तुओं को बेचता है तो उसे 35% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 20% छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले आप लोग देखिए क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, जब कोई दुकानदार 10% की छूट पर वस्तु को बेचता है तो उसे 35% का लाभ होता है। यदि वह 20% की छूट देता है तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता है? सबसे पहले देखिए जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आप लोग एमपी मानिए, और मोस्टली एमपी नहीं दिया तो हम एमपी मान लेते, तो एमपी मान लेंगे, एमपी मान लेंगे हम लोग 100 रुपये। सबसे पहले एमपी का वैल्यू 100 रुपये मान लेंगे। अब याद रखें एमपी पे हम लोग कोई भी डिस्काउंट देते हैं और डिस्काउंट देने के बाद वो एसपी बन जाता है, तो एसपी का वैल्यू 10 रुपये घटा देंगे, यानी कि 90 रुपीज़ आ गया। अब लिख रहा क्या देखिए
35% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह 20% छूट देता है तो ऑलमोस्टली फिर 90 में से हम लोग को कितना रुपये लाभ प्राप्त करता है 35%। तो हम लोग क्या करेंगे 100 बाय क्या करेंगे 135 करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग भी जो वैल्यू आएगा 200/3 आएगा। क्या आएगा 200/3 आएगा। अब बोला 20% की छूट पर विक्रय मूल्य निकालना है तो 20% का छूट अगर निकालेंगे तो 80 रुपये आएगा। तो हम लोग फाइनली तभी क्या करेंगे 80 में से हम लोग क्या करेंगे दोनों को घटा देंगे यानी कि 200/3 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 40/3 आएगा। क्या आएगा 40/3। और आप लोग को प्रॉफिट परसेंट निकालना था तो प्रॉफिट कितना था 40/3 था और इसका सीपी कितना था तो 200/3 था 200/3 था। हम लोग इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। तो ऑलमोस्टली इसको 100 कीजिए तो 20% इसका राइट आंसर आएगा। कितना आएगा 20%। तो ऑटोमेटिकली इसका राइट आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब बढ़ई एक वृत्ताकार टेबल का डिजाइन बनाता है एक बढ़ई एक वृत्ताकार टेबल का डिजाइन बनाता है लेकिन दुकानदार उससे टेबल की त्रिज्या 10% कम करने को कहता है तो टेबल के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। जब इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे। देखिए हम लोग को बोल रहा है ये टेबल बनाता है तो इसका क्षेत्र जो होता है आप लोग एक सर्कुलर रूप में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए 10% को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 10 को 10 से कर दीजिएगा। तो आप लोग एक काम कीजिए देखिए आप लोग को रिड्यूस करना है तो 10% को अगर आप लोग तोड़ते हैं तो 10/10 कीजिए। तो यहाँ से तोड़िए तो 1/10 आ गया। तो 10 से हम लोग यहाँ पे 9 कर देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे 10 से 9 कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए ये आप लोग का 100 आ गया ये 80 आ रहा 81। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 19 का। तो राइट आंसर कितना है 19%। तो ऑलमोस्टली इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर। तो 19% होगा राइट आंसर। 50 ओम प्रतिरोधक के एक समान तार को 5 बराबर भागों में काटा गया। इन भागों को समांतर क्रम में जोड़े और समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। सबसे पहले अगर आप लोगों को क्वेश्चन स्टेप्स का आता फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना है देखिए 50 ओम प्रतिरोधक को एक समान 5 भागों में बराबर भागों में बांटा गया। तो जब भी बराबर भागों में बांटते हैं तो ये हम लोग समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो समांतर क्रम का एक ट्रिक होता है देखिए इसको R1 निकालते हैं ना तो जो टोटल प्रतिरोध होते हैं 50 से और टोटल n तो n कितना था 5 था हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे। तो ऑलमोस्टली कितना आ गया ओम 10 ओम आ गया। अब बोल रहा है इसे समतुल्य यानी कि फ्रेंड्स इसके बाद इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो मोस्टली फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे सारी को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे पांचों को। तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल में देखिए ना यही आप लोग का 1/10 देखिए 1/10 इसको टोटल 5 भागों में बांटना था। तो 10 को हम लोग क्या करेंगे टोटल 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ऑलमोस्टली कितना आएगा 2 ओम इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए को काफी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कार्य का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताया था काफ़ी अच्छे से। तो कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। क्या होता है ये जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं अर्घ का। और मोस्टली फ्रेंड्स में अर्घ जो होता है वह कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। क्या होता है ये सीजीएस होता है। अब याद रखिएगा एक अर्घ में एक जूल बराबर कितना होता है। तो ऑलमोस्टली आप लोगों को बताया था 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ होता है। बातें करना चाहते हैं अर्घ के बारे में। तो देखिए अर्घ 2 चीज़ का मिश्रण होता है। सबसे पहले एक होता है डाइन। देखिए अगर आप लोग डाइन को अगर सेंटीमीटर से गुना करते तो वह अर्घ बनता है। अब ऑलमोस्टली जानते हो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो मोस्टली आप लोग जानते हो 1 न्यूटन बराबर 10⁻5 डाइन होता है। क्लियर है। और उसी प्रकार 1 मीटर बराबर कितना होता है तो 100 सेंटीमीटर यानी 10⁻2 सेंटीमीटर। अब देखिए डाइन और सेंटीमीटर यहाँ पे गुना हो गया तो अर्घ बन गया। 10⁻5 10⁻2 जोड़ेंगे तो 10⁻7 आ गया और ये अर्घ आ गया। और देखिए ये न्यूटन मीटर को गुना करेंगे तो जूल आएगा। तो यानी 1 जूल बराबर क्या आ गया आप लोग का 10⁻7 अर्घ आ गया। तो इस टाइप से काफ़ी अच्छे से निकाल सकते हैं। बातें करना चाहते हैं अर्घ किलोवाट घंटा। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग किलोवाट घंटा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए किसका लिखते हैं। ऐसा ही मात्रा होता है तो ये होता है किलोवाट घंटा। आप लोग का विद्युत यानी विद्युत ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या होता है किलोवाट घंटा होता है। क्लियर है। चलिए और फ्रेंड्स याद रखिएगा प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है ओम होता है। उसी प्रकार चुंबकीय फ्लक्स का ऐसे मात्रक क्या होता है तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़ेंगे वेबर होता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया। 0 डिग्री सेल्सियस का 50 ग्राम बर्फ 20 डिग्री सेल्सियस से 50 ग्राम जल में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप क्या होगा। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा इस टाइप्स के क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग को हमेशा पढ़ना पड़ेगा क्यू। तो क्यू का फॉर्मूला होता है एम सी चेंज इन टेम्परेचर। तो देखिए सबसे पहले मास कितना था 50। अब यहाँ पे देखिएगा तो सी का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। चेंज इन टेम्परेचर 50 लिख रहा था। यहाँ से अगर आप लोग क्यू का वैल्यू निकालते हैं हीट का तो आप लोग का 1000 कैलोरी आता है। कितना आता है 1000 कैलोरी। अगेन हम लोग Q1 निकालेंगे तो ऑलमोस्ट देखिए ml निकालेंगे तो मास कितना था 50 था। और L का वैल्यू देखिएगा तो फ्रेंड्स ये आप लोग का 80 हो जाता था। कितना हो रहा था 80। तो हम लोग ऑलमोस्टली जानते हैं L कितना था। अगर सॉलिड से कोई लिक्विड बदल रहा है तो हम लोग L का जो गुप्त ऊष्मा का वैल्यू था 80 तो इसलिए
80 से गुना किए तो इससे गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 4000 कैलोरी आएगा। तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं Q1 आप लोग का Q के कंपेरिजन में अधिक था। तो हमेशा याद रखिएगा इसमें जब भी एस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस लिखिएगा। क्या लिखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। क्लियर है। चलिए इसलिए मिश्रण का ताप 0 डिग्री सेल्सियस होगा क्योंकि बर्फ को पिघलने के लिए 4000 कैलोरी उष्मा चाहिए होता है, परंतु इसे सिर्फ 1000 कैलोरी उष्मा ही प्राप्त हो रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वस्तु का संवेग 20% बढ़ता है तो उसका गति ऊर्जा कितनी बढ़ेगी। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस यही वर्क करना है। 20 + 20 कर दीजिएगा। क्लियर है। प्लस कर दीजिएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 20 × 20 बाई क्या कीजिएगा 100। अब आप लोग सॉल्व कीजिए। 20 + 20 40 हो गया। अब ये 0 0 कैंसिल, 2 2 = 4। अब आप लोग सॉल्व कीजिए तो ऑलमोस्टली देख सकते हैं 44% आप लोग का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन है बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं, राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 17 क्वेश्चन में आप लोगों को बताया हूं। अब अगला क्वेश्चन 18वां, थर्मामीटर में आमतौर पर पारी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड थर्मामीटर में आमतौर पर पारी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। क्या होती है? उच्च चालकता होती है। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। बातें करना चाहते हैं हम पारा थर्मामीटर का, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड्स पारा थर्मामीटर का जो रेंज होता है वह मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग देखे भी होंगे माइनस सबसे पहले याद किया इसका जो रफ्तार होता है -37 डिग्री से आप लोग का 89 फ़ारेनहाइट, सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ। याद रखिए एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। देखिए हम लोग जो यूज करते हैं वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। तो उसका जो रेंज होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा 35 डिग्री सेल्सियस से लेके, हाँ 35 डिग्री सेल्सियस से आप लोग का जो होता है वो आप लोग नहीं गलत हो रहा है, सॉरी फ़ारेनहाइट के लिए मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स फ़ारेनहाइट के लिए मैं 35 डिग्री सेल्सियस से याद रखिएगा 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद रखिएगा। क्लियर सेल्सियस में। और वही फ़ारेनहाइट के लिए बोलते हैं तो ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े होंगे 95 डिग्री से स्टार्ट होता है, 95 से मे भी पॉसिबिलिटी 110 तक जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है आप लोग का, एक कार किसी सीधी सड़क पर विरामावस्था से त्वरण लेते हुए 25 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है, यह मानते हुए कि कार का त्वरण पूरे समय के दौरान समान है, तो इस समय तक की दूरी तय ज्ञात करें। तो ऑलमोस्टली फिर जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है सबसे पहले विरामावस्था है तो आप लोग यू का वैल्यू क्या लिखिएगा 0 लिखेगा, और टाइम कितना लिख रहा है तो आप लोग देख सकते हैं टाइम कितना लिख रहा है 25 सेकंड लिख रहा है, तो मैं 25 सेकंड लिख दिया हूँ। उसके बाद देखिएगा तो 50 मीटर पर सेकंड रहते हैं अंतिम में, यानी भी का वैल्यू लिख रहा है 50 मीटर पर सेकंड लिख रहा है। क्लियर है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, गति का पहला समीकरण से एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो v बराबर क्या होता है u + at होता है। ऑलमोस्टली v का वैल्यू 50 लिख रहा है, u का वैल्यू आप लोग का 0 था, a निकालना है, t का वैल्यू कितना था 25 था। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो आपको बीच में आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा। लेकिन आप लोग को दूरी बोल रहा तो हम लोग न्यूटन का सॉरी गति का दूसरा से निकालेंगे तो s बराबर क्या होता है ut + हाफ ad स्क्वायर होता है। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए u का वैल्यू 0 था, हाफ, तो हाफ लिखेंगे a का वैल्यू में कितना लाया था 2, और टी स्क्वायर, तो t का वैल्यू कितना था 25 था, तो 25 को हम 2 बार गुना करेंगे। अब गुना कीजिए 2 कैंसिल हो गया तो 25 को 25 से गुना करेंगे कितना आएगा 625 मीटर। तो राइट आंसर अगर जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो क्या होगा। देखिए किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु हमेशा वो अचल चाल से चल रही है। क्या हो गई है अचल चाल से चलेगी, यानी कि देखा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा वही जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो वह एक समान गति कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता और एक असंगत है, तो असंगत को चुनना है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग देखिए क्यू डी आर, सबसे पहले देखिए ये क्यू हो गया, ये डी हो गया, ये आर, ये तीनों देखिए एक वक्र रेखा है। क्या एक वक्र रेखा यानी बंद हो रहा, लेकिन के को देखिएगा तो एक प्रकार की केवल सरल रेखा है। तो ऑलमोस्टली के को क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का देखना है किस टाइप से बनाइए। तो देखिए 8 में आप लोग 2 जोड़िएगा तो 10 आएगा, 10 चौक 40 हो गया, फिर यहाँ पे 6 जोड़ा, फिर 8 से गुना कर रहा है तो फिर हम लोग 10 जोड़ देंगे यानी 378। सबसे पहले क्या किए फ्रेंड 2 जोड़े हैं, फिर 4 से गुना किए, फिर 6 जोड़े हैं, फिर 8 से गुना किए, फिर 10 जोड़ देंगे। ये आप लोग का तरीका था। इस समीकरण को पुट कीजिएगा तो ऑपरेशन जब कीजिएगा तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम विरुद्ध, तो नियम विरुद्ध होता है वो उसे अब बोलते हैं अपचारी। तो ठीक उसी प्रकार किशोर जो होता है फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है बालोचित होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कीजिए।
ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए ये आप लोग को वेनस को लिख रहा है 2 3। सबसे पहले याद रखिएगा, इसमें अगर फोकस करते हैं तो सारे के एक शब्द को इंक्रीज करें। भी का होता है 22 तो यहाँ पे लिख रहा है 23। ई का होता है 5 तो यहाँ पे लिख रहा है 6। एन का होता है 14 तो लिख रहा है 15। इस टाइप से एक एक को इंक्रीज करेंगे। तो ई फ्रेंड्स आप लोग का होता है 5, तो 5 के बाद क्या आता है 6 होता है। ए का होता है 1 तो 1 के बाद 2 करेंगे। आर का होता है 18 के बाद 19 करेंगे। टी का होता है 20 तो 20 के 21। एच के होता है 8 तो 8 के बाद हम लोग 9 करेंगे। ये आप लोग का आंसर आएगा, यानी कि 219219। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए रेखा चित्र में दिखाए गए कोण का नाम बताना। और मोस्टली फ्रेंड याद रखिएगा, जब भी एक सीधी रेखा बनता है और इस पर सरल रेखा बनता है 180 डिग्री, तो उसमें बोलते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं? सरल कोण। तो राइट आंसर होगा सरल कोण। क्लियर है? और इसे हम लोग रिजु कोण भी बोलते हैं। याद रखिए हम लोग इसे रिजु कोण भी बोलते हैं। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिजु कोण भी कहते हैं। क्लियर है? चलिए इसके साथ साथ देखिए एक बात करना चाहते हैं पूरक कोण का। तो जब दो कोणों का यानी अल्फा प्लस बीटा का सम अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उसे बोलते हैं पूरक कोण। क्लियर है? और जब 0 से 90 तक वैल्यू कोई आ रहा है तो उसे बोलते हैं न्यून कोण। और समकोण का वैल्यू क्या होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। किसी शंकु को उसके आधार के समांतर प्लेन से काटा जाता है तो कोनिक सेक्शन क्या होगा? सबसे पहले देखिए इसमें मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए मान लीजिए कोई शंकु बनाते हैं, ऑलमोस्टली आप लोग बना लिए होंगे। तो देखिए इस शंकु है, एक प्रकार का 3D शेप होता है। सबसे पहले बार किसी शंकु को उसके आधार के समांतर काटते हैं। तो देखिए इसके ये आपको आधार के समांतर में काट रहा हूँ। तो देखिए ये आधार हो गया, हम लोग इसको काट देंगे। तो ऑलमोस्टली देखिए इस टाइप से हम लोग काटेंगे तो ये आप लोग के एक पार्ट्स निकलेगा। क्लियर है? तो ये जो पार्ट्स निकलेगा ये आप लोग का सर्कल बनेगा। क्या बनेगा? ये सर्कल। तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे, सर्कल होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? तो राइट आंसर अगर देखना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा तो बोला इस व्यू में घन के तीनों फेस समान कोण बनाते हैं। तो समान कोण यानी तीनों इक्वल होना चाहिए। तो समान के लिए हमेशा आइसो लिखते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग लिखिएगा आइसोमेट्रिक व्यू। क्या लिखिएगा? आइसोमेट्रिक व्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिए। क्लियर है? चलिए बातें करना चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स का। डायमेट्रिक बोलेंगे तो याद रखिएगा डाय में क्या होता है? डायमेट्रिक व्यू में घन के केवल 2 फेस इक्वल होते हैं। कितना होते हैं? केवल 2 फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं। और ट्रायमेट्रिक में याद रखिएगा, ट्रायमेट्रिक में तीनों अलग अलग होते हैं। क्या होता है? तीनों अलग अलग होता है। आइसो में सारे इक्वल होते हैं। चलिए अब 28 हो चुका, हम लोग 29 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिख रहा? ऑलमोस्टली देख सकते हैं 29 क्वेश्चन लिख रहा, रेखा अपनी मासिक आय का 75% खर्च कर देती है। यदि उसके मासिक आय में 15% की वृद्धि होती है और वह अभी भी पहले जितना धनराशि ही बचा पाती है तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है और होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। तो देखिए माना कि उसका सबसे पहले देखिए शुरू में एज कुछ नहीं पता है, उसका खर्च नहीं पता, इनकम नहीं पता, 100 मान लिया। खर्च कितना कर रहा है? 100 में से वो 75 खर्च कर रहा है। क्लियर है? तो सेव कितना कर रहा है फ्रेंड? याद रखिए 25 कर। अब क्या लिख रहा है क्वेश्चन देखिए, यदि उसके मासिक आय में 15% की वृद्धि करते हैं तो नई अगर हम निकालेंगे तो इसमें कितना 15% यानी 115 हो गया। तो वह अभी भी पहले की धनराशि ही इतना बचा लेती है। यानी कि बचा कितना रही है? तो बचा रही थी 25 रुपये, तो हम लोग 25 रुपये ले देंगे। तो यानी कि 115 में से 25 को माइनस करेंगे तो सेव कितना कर रहा है? वो 90 रुपये वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। 90 रुपये वो खर्च कर रहा। तो बोला उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? होपफुली फ्रेंड देखिए 75 रुपये शुरू में खर्च था, अब कर रहा है 90 रुपया। तो देखिए टोटल कितना रुपये बढ़ा रहा है? 15। कितना के रिस्पेक्ट में? 75 के रिस्पेक्ट में। बाई क्या करेंगे? इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलमोस्टली इसे गुना कीजिएगा तो 20% इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो 20% इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। एक निश्चित धनराशि को 8% साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उस धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर होती है। तो आर का मान ज्ञात करना। सबसे पहले इस टाइप्स का जब भी क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स तो आप लोग को देखिए यहाँ पे एक ही वर्क करना पड़ेगा। क्या बोल रहा? एक निश्चित धनराशि पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए निवेशित करने पर प्राप्त धनराशि उसी धनराशि पर समान वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 14 वर्षों में साधारण ब्याज के बराबर होती है। तो ऑलमोस्टली देखिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मान लीजिए पी, फिर हम लोग क्या करेंगे? पी करेंगे इंटू हम लोग क्या करेंगे? आर इंटू T1 करेंगे। तो देखिए पी आर T1 कर लेंगे, फिर क्या करेंगे? यहाँ पे 100 कर लेंगे और जस्ट लाइक सेम यहाँ पे करेंगे पी करेंगे आर, यहाँ पे T2 करेंगे, बाई क्या करेंगे? 100। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आर का सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो आप लोग भी जो आंसर आएगा 10% आएगा। क्या आएगा? 10%। आर के जगह पे आप लोग पुट कर दीजिएगा 14 वर्ष इस टाइम के जगह पे। ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी दमदार क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? जहाँ जहाँ एंगल ए है वहाँ पे आप लोग क्या कीजिए? 90 डिग्री पुट कर दीजिए। मेरा सिंपल वे में यही कहना है। नहीं तो अगर आप लोग देखिएगा ना ये इक्वेशन जो लिख रहा है आप लोग का a + b का होल क्यूब पे लिख रहा है। क्लियर है? ये a + b का होल क्यूब पे लिख रहा है।
तो आप उसके रिगार्डिंग में बना सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ इस टाइप्स के क्वेश्चन में हमेशा एंगल ए के जहाँ पे आप लोग 90 डिग्री पुट कर दीजिए। देखिए साइन 90 का वैल्यू पुट किया तो 1 आएगा, फिर कॉस 90 का वैल्यू पुट 0 आएगा, फिर यहाँ पे कॉस 90 0 को 3 से गुना किया 0 आएगा, नहीं यहाँ पे 1 आ गया, माइनस साइन के पावर 4 है यानी साइन 90 की वैल्यू 1 कीजिएगा, माइनस कॉस का वैल्यू 0 हो गया, फिर प्लस 1 कर देंगे। और कॉसेक 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होगा। क्लियर है। अब सॉल्व कीजिए 1 प्लस यहाँ पे देखिए 1 1 2 हो गया तो यानी -2 कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, तो 1 में से 2 गया, -1 को 1 से गुना करेंगे, कितना आ गया -1। तो ऑप्शन नंबर है -1 इसका राइट आंसर आएगा। तो देखिए -1 यानी कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति का तो आप लोग साइन या कॉस आता है तो एंगल के जहाँ पे 90 डिग्री को पुट कर दीजिएगा, और tan या कॉट आता है तो 45 पुट कर दीजिए। ये आप लोगों का सबसे बढ़िया रूल मैं बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बोर्डमास के तरीके से सॉल्व कीजिएगा, होपफुली आप लोग बना लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर आएगा 44 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड 44। तो ऑप्शन नंबर बी को एक को क्लिक कर दीजिएगा। रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता और वह अपने स्कूल 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंचता है। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट होता है, ये यहाँ पे पहले पहुंच रहा है और यहाँ पे देखिए देरी। तो पहले और देरी का जब भी कंडीशन आता है तो उसमें देखिए तो कितनी दूरी तय करेगा। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है चाल गुना समय। तो चाल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों चालों को गुणनफल करेंगे। तो देखिए 16 था और फिर कितना बढ़ा रहा था वो 16 था, फिर यहाँ पे 20 था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। और जब सेम डायरेक्शन है तो दोनों का स्पीड को माइनस करते हैं। तो 20 में से 16 को माइनस करेंगे 4 आ गया। क्लियर है। अब देखिए ये मैं आप लोग का स्पीड कर दिया हूँ, तो दूरी पर क्या होता है स्पीड गुना समय। अब समय देखिए 4 मिनट ये देरी था, आप यहाँ पे 12 मिनट पहले था। तो हमेशा याद रखिए पहले और बाद का कंडीशन होता है तो दोनों को सम करेंगे, यानी ये 4 और ये आप लोग को जो 12 था दोनों को सम कर देंगे। तो ऑलमोस्टली इसको अगर सम कीजिएगा तो कितना 4 और 12 कितना होता है 16, तो 16 कर देंगे। और 1 मिनट में देखिए 1:60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आवर में बदलना है। अब आप लोग सॉल्व कीजिए तो ये 20 का पावर में 60 3 बार में कट गया, फिर देखिए 4 का पावर में 16 4 बार में कट गया। अब सॉल्व किए तो 16 चक 64 यानी 64/3 आप लोग का किलोमीटर आंसर आएगा। काफ़ी अच्छा लगा होगा क्वेश्चन सीखने में। तो राइट आंसर आएगा 64/3 यानी ऑप्शन नंबर सी को काफ़ी ईमानदारी से क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का या वस्तु का भार हमेशा शून्य होता है। क्या होता है फ्रेंड शून्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। क्लियर है। इसके साथ साथ बातें करना चाहते हैं जी के वैल्यू के बारे में। देखिए इस पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पिछले बार एएलपी के पेपर में पूछा था। देखिए जी का 3 जहाँ पे मैं आप लोग को वैल्यू बताता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जी का वैल्यू याद कीजिए तो पोल पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है। पोल पे ये वैल्यू होता है आप लोग का 9.812 होता है, यानी 9.812 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्लियर है। उसके बाद इक्वेटर की बातें करना चाहते हैं तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे तो ये होता है 9.78 होता है, 9.781 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वही अगर पृथ्वी के केंद्र की बात करते बोलते हैं यानी सेंटर पे बात करते हैं तो इस पे हमेशा 0 होता है अर्थ का। क्लियर है। ये आप लोग को मैं बताया देखिए केंद्र का पूछा तो शून्य, वही इक्वेटर की बातें करते तो 9.78 करते। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एम द्रव्यमान की एक वस्तु का एक बल एफ समय डेल टी तक कार्य करते तो बल का आवेग क्या होगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ आवेग क्या होता है। ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं बल गुना समय अंतराल को बोलते हैं आवेग बोलते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा, देखिए मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले याद रखिए देखिए आवेग का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आवेग कौन बोलते हैं बल गुना समय अंतराल बोलते हैं, बल गुना समय अंतराल बोलते हैं। क्लियर है। अब यही जो बराबर होता है वह संवेग में परिवर्तन का होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग बनाइएगा। तो फ्रेंड्स इसका अगर आप लोग निकालेगा तो आप लोग राइट आंसर आएगा तो एफ गुना देखिए सबसे पहले बल लिख देंगे और संवेग में परिवर्तन डेल इंटू समय। तो आप लोग राइट आंसर किए तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिए। क्लियर है। बातें करना चाहते हैं इसका एसआई यूनिट का इसका डायमेंशनल सूत्र। तो आवेग का निकालिएगा तो देखिए फोर्स का क्या होता है MLT-2 होता है। ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे MLT-2 होता है। अब समय का क्या होता है सेकंड होता है यानी टी ले देंगे और आप लोग निकाले m करेंगे L, यहाँ पे किया तो T-1 आएगा। तो ऑलरेडी आप लोग निकालिए डायमेंशनल सूत्र होगा। क्लियर है। चलिए याद रखिएगा संवेग का देखिए मैं लिख देता हूँ। ये जो मैं डायमेंशनल सूत्र लाया हूँ इस संवेग के साथ साथ ये आवेग का भी है, दोनों का, इसलिए मैं निकाल दिया हूँ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो क्या संरक्षित रहेगा। हमेशा याद रखिएगा घूर्णन करती एक मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। क्या रहता है कोणीय संवेग। तो राइट आंसर कीजिए तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे, हमेशा कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। क्लियर है। इसके साथ साथ याद रखिए कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो R गुना F होता है। क्या होता है R गुना F होता है।
देखिए 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो देखिए 1 ग्राम वाले तापमान को पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होता है उसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा, यानी कि स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह सामान्यतः संभावित परिणाम होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स याद रखिएगा -215 डिग्री सेल्सियस होगा। -273.15 डिग्री सेल्सियस के नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता। क्लियर है? याद रखिए किसी वस्तु का ताप जो होता है, देखिए किसी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इसे परम शून्य ताप कहते हैं। क्वेश्चन आता है इसे क्या बोलते हैं, तो ऑलमोस्ट हमेशा याद रखिएगा इसे परम शून्य ताप कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्लियर है? और केल्विन पैमाने पर इस समय 0 केल्विन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 0 केल्विन लिखते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा 0 केल्विन का ही वैल्यू आप लोग का क्या होता है, तो ऑलमोस्टली याद रखिएगा 273.15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? चलिए, और केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलॉम का नियम क्या कहलाता है? और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, तो कूलॉम का नियम जो होता है जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें क्या बोलता है, देखिए सबसे पहले बोलता है, देखिए इसमें क्यू जो होता है, चार्ज जो होता है, सॉरी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो देखिए एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है देयर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर डिस्टेंस। ये होता है। अब यहाँ से सॉल्व किए तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकालिएगा Q1 इंटू Q2 कीजिएगा बाय आर स्क्वायर कीजिएगा। क्लियर है? ये होता है। अब और भी सॉल्व किए तो एफ बराबर आएगा आप लोग का 1/4 एप्सिलॉन कीजिएगा इंटू Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ये निकालना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्या होगा? यानी यह दो बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण और बल के अनुक्रमाती और उसके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे बीच में क्या आ चुका है। तो ये रहा, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? फ्रेंड्स याद रखिएगा विद्युत रोधियों यानी कि कुचालक का जो प्रतिरोधकता हुआ 10⁻12 से देखिए 10⁻12 ओम से लेके आप लोग का 10⁻17 ओम मीटर तक होता है। क्लियर है? तो राइट आंसर जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? और सबसे ज़्यादा याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोधकता होता है वह विद्युत रोधी का यानी कि कुचालक का ही होता है। उसके बाद होता है मिश्र धातु का, फिर होता है धातु का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। प्रशासनिक विभाग में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हाँ, वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है। देखिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए, देखिए हो सकता है ये। रुकिए, फिर क्या लिख रहा? नहीं, बार बार स्थानांतरित किया जाना चाहिए, अधिकारियों को पसंद नहीं आता। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आएगा, यानी कि प्रशासनिक विभागों में कार्यरत अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाना चाहिए क्योंकि वे लोगों के साथ मित्रवत हो जाते हैं और उन्हें प्रभावित किया जा सकता है एवं बार बार स्थानांतरित किया जाना अधिकारियों को पसंद नहीं आता। चलिए तो राइट आंसर आएगा तो ऑप्शन नंबर केवल 1 आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना लीजिएगा। देखिए इसमें आप लोगों को वर्ड्स के अकॉर्डिंग है। एस आप लोग को 19 में आता है, एच 8 में आता है, आई 9 में आता है, उसी पर आर 18 में आता है, टी कितना था 20 में आता है। तो ऑलमोस्टली बनाइएगा तो आप लोग का आंसर आएगा 20 डी। चलिए इसको बनाइएगा। देखिए नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 किसी तरह से संगत और एक असंगत है, तो असंगत की पहचान कर रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए HDFC बोल रहा, RBI, ICIC, SBI। तो फ्रेंड देखिए इसमें RBI एक ऐसा बैंक है जो नोट जारी करता है, बाकी सब आप लोग का कॉमर्शियल है। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। क्लियर है? अगर इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़े तो अच्छे से बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिख रहा उस विकल्प का चयन करें जो किसी तरह से अन्य विकल्पों से भिन्न है। सेना, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। देखिए सरकार के ये तीनों अंग होते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, लेकिन सेना इसका अंग नहीं होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर देंगे। धन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल, गरीब कभी अमीर नहीं बन सकता, ये तो गलत है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सभी अमीर लोग राजनीति में हिस्सा लेते, दोनों गलत है। ऑलरेडी फ्रेंड दोनों गलत होगा, यानी ना तो निष्कर्ष 1 करते ना ही निष्कर्ष 2। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? फ्रेंड्स याद रखिए ऑब्जेक्ट व प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा को प्रोजेक्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर्स कहते हैं। याद रखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन को मिलाने वाली रेखा को प्रोजेक्टर्स कहते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखिएगा। और वह तल जिस पर प्रक्षेप बनता है उसे बोलते हैं प्रक्षेप तल बोलते हैं। यदि एक रेखा का अग्र अवलोकन एक्स वाई के समांतर है तो इसका सही लंबाई प्रतिलक्षित होगी। तो हमेशा याद रखें ये जो होता है शीर्ष अवलोकन होगा। क्या होगा? ये शीर्ष अवलोकन, यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। यदि एक वृत्त HP और VP दोनों के लंबवत है तो इसका पार्श्व दृश्य क्या होगा? देखिए आप लोग को यदि एक वृत्त HP और VP दोनों लंबवत है तो इसका पार्श्व दृश्य क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा, आप लोग देखे होंगे भी, अगर
ये सर्कल है तो इसके आप लोग साइड में लिखिए या फिर डाउन में लिखिए, हमेशा इस सर्कल ही शो करेगा। तो राइटली इसका जो राइट आंसर होगा एक वृत्त ही शो करेगा। क्या शो करेगा? वृत्त ही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 49 क्या लिख रहा है ये। एक व्यापारी ने एक सोफा सेट 39% के लाभ पर बेचा। यदि उसे 1565 रुपये कम में बेचा होता तो 29% लाभ होता। तो 27% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? सबसे पहले जब भी स्टेप्स का आता है, देखिए दोनों अगर एक जैसा रहता है, ठीक है, तो लाभ है तो दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो 39 में से 29 को माइनस करेंगे तो ऑलमोस्टली आप लोगों को पता है 10% आएगा। तो 10% का बेचा यानी कम कितना था? 1565। तो दोनों का डिफरेंस कितना गया? 1565 लेंगे। हम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और हम लोग को बोला 27% लाभ के लिए, तो 27% लाभ के लिए हम 127 कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग को 127 को निकालना, मान लीजिए एक्स है, आप इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, तो सॉल्व कीजिए तो राइट आंसर आएगा 19875.5 आएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो 198 यानी ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर दीजिएगा। देखिए वाई एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और जेड उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो 2 दिनों में कुल कितना काम प्रतिशत पूरा हो जाएगा? देखिए सबसे पहले वाई किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, जेड उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 10। तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहा है? 20। इसका एफिशिएंसी 1 है और जेड का 2 है। तो देखिए दोनों मिलकर कार्य कर रहा है, 3 कार्य हो रहा है, कितना? 20 में। तो अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर 2 दिन तक कार्य करता है, तो टोटल कार्य कितना होगा? 6/20 होगा। बोल रहा प्रतिशत में, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 का पावर में 100 5 बार में आता है, तो 6 5 कितना होता है? 30 होता है। तो राइट आंसर आएगा 30%। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। दो संख्याएं 4 और 5 के अनुपात में है, इसका लघुत्तम 100 है और तो उसका अंतर ज्ञात करना। फ्रेंड्स जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है 51 जैसा, तो आप लोग को क्या करना है? देखिए दोनों का एलसीएम दिया 100 दिया, कितना दे रहा है? 100 दिया। तो आप लोग को अंतर हो रहा, सबसे पहले स्टेप्स का क्वेश्चन जब रहेगा ना, तो आप लोग क्या कीजिए, दोनों का देखिए 4x और 5x है, तो एलसीएम निकालेंगे। तो दोनों का एलसीएम के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि कितना आएगा? 20x। तो 20x का वैल्यू लिख रहा है आप लोग का 100, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिए तो ऑलमोस्टली आप लोग को 5 आ रहा है। कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अब क्या बोल रहा है? दोनों का अंतर निकालना है। तो 5 में 4 गया, तो एक हम लोग 1 को 5 से गुना करेंगे, कितना आएगा? 5। तो इसका राइट आंसर आएगा 5 आएगा। ऑप्शन है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर हम लोग ए को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसे आरोही क्रम में बदलना। फ्रेंड्स अगर 5/9 को डिवाइड कीजिए तो इसका राइट आंसर आएगा 0.55 आएगा, ठीक है। 8/3 को डिवाइड कीजिए तो 2.6 आएगा, 2.6। 7/5 को कीजिए तो 1.4 आएगा। 3/5 को कीजिए तो 0.6 आएगा और 1/9 को कीजिए तो 0.1 आएगा। अब क्या करना? अवरोही क्रम में करना है। तो ऑलमोस्टली आप लोग देखिएगा सबसे छोटा कौन है? 0.1 है। फिर कौन हो रहा? तो 0.55 हो रहा, 0.55 हो रहा। फिर कौन हो रहा? तो 0.6 हो रहा। फिर देखिएगा 1.4 हो रहा। फिर कौन हो रहा? 2.6 हो रहा। इस टाइप से आप लोग सजा दीजिएगा। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं हमेशा स्किप करता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये अच्छा क्वेश्चन 54 नंबर, तो लिख रहा है प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध 2 ओम है, तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए आप लोग को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले देखिए 2 ओम है। सबसे पहले देखिएगा ये आप लोग का पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो ऑलमोस्टली फ्रेंड जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है तो हम लोग ये तीनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो टोटल प्रतिरोध R था और टोटल N की संख्या 3 है, तो ये कर देंगे। और ये आप लोग का रेजिस्टेंस आप लोग का सीरीज में आ रहा है, तो हम लोग यहाँ +2 कर देंगे। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो टोटल आएगा 8/3 आएगा। पूर्णांक में लाएगा तो 2/2/3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए यदि एक परिपथ में कई बल्ब समांतर संयोजन में जुड़े हैं और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो और अन्य बल्बों के साथ यदि एक परिपथ में कई बल्ब समांतर संयोजन में जुड़े हैं और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होगा? देखिए ऑलवेज याद रखिए फ्रेंड, देखिए इसमें किस क्रम में जुड़ रहे हैं? तो समांतर क्रम में। हमेशा याद रखिएगा समांतर क्रम में, समांतर में करंट का मान सारे के लिए अलग अलग होता है, यानी इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग होता है। तो अगर एक फ्यूज हो जाता है तो तीसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी एक को छोड़कर, यानी जो बल्ब फ्यूज हो जाएगा उसको छोड़कर बाकी सब जलता रहेगा। तो बोला अन्य बल्बों के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा? अन्य सभी बल्ब चमकना बंद कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन रहता ना तो हम लोग बोल सकते थे कुछ बल्ब चमकते रहें, कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ बल्ब फट जाएगा? नहीं, अन्य सभी बल्ब चमकते रहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर दिया। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे। देखिए तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान होता है, क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी की तुलना में ज़्यादा होता है। तो मोस्टली इसका राइट आंसर वो ज़्यादा होता है, यानी कि देखिए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को, घनत्व की बात कर रहे हैं तो घनत्व ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कीजिए। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे।
चलिए बातें करना चाहते हैं 58 नंबर क्वेश्चन का। देखिए एक ठोस वस्तु का द्रव्यमान 180 ग्राम और आयतन 360 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसे जल में डाला जाए तो वस्तु क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग घनत्व का फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मास का वैल्यू देखिएगा तो 180 है, अब वॉल्यूम का वैल्यू देखिएगा तो 360 है। सॉल्व कीजिएगा तो 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। और मोस्टली फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, देखिए जल का जो घनत्व होता है 1 होता है, अगर 0.1 देखिए जल के घनत्व से अगर कम आ रहा है तो वह तैरता है, क्या करता है, ये तैरता है। वही अगर ज़्यादा होता है तो डूब जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह तैरेगा। ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। यदि जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रह पथ से घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है तो हमेशा चारों तरफ घूम रहा ना, तो चारों तरफ घूमेगा तो वो आपका एंगल क्या बनाएगा, 0 डिग्री एंगल बनाएगा ना, तो इसका 0 से गुना कर दीजिएगा। तो सिंपल में आप लोगों का क्या होगा, 0। क्या होगा ये, 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गतिशील एम द्रव्यमान की कोई वस्तु की गति ऊर्जा 25 जूल है। तो फ्रेंड इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेग देखेंगे। तो v का वैल्यू ऑलरेडी देख रहे हैं 5 मीटर प्रति सेकंड है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देख रहा है 25 जूल लिख रहा, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या होता है, हाफ mv², तो m रहने देंगे, v का वैल्यू कितना था 25 ले देंगे, यानी 5 का स्क्वायर कर दिए और मोस्टली 25 दे देता, 25 को कैंसिल कर दिए। तो m का वैल्यू देखेंगे कितना रहा, 2 kg। क्या रहा ये, 2 kg। तो m का वैल्यू याद रखिए 2 kg। अब वो रहा क्वेश्चन, यदि इसको वेग को दुगना कर दें, तो फ्रेंड यदि वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी। सबसे पहले देखिए वेग कितना आ रहा था, अभी वेग को दुगना कर रहे थे हम लोग, 2 गुना कर दें कितना, 5 से, तो 5 दूनी कितना आ गया, 10 आ गया। अब लोग सॉल्व कीजिए, हाफ होता है एम और मोस्टली एम का वैल्यू 2 आया था, अभी का वैल्यू 10 है, तो 10 गुना 10 करेंगे। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, 100। क्या आएगा, 100 जूल। तो पहला अगर आता है तो 100 जूल आएगा। अब सेकेंड, यदि इसके वेग को 3 गुना कर दें तो इसकी गति ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए वेग को तो भी कितना 5 था ना, तो 5 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ रहा, 15 आ रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड के अनुसार चलेंगे। फार्मूला क्या था, हाफ mv², हाफ कर देंगे m। तो m का वैल्यू अगर आप लोग देखिएगा तो ऑलमोस्टली में आप m का वैल्यू 2 लाए थे, अभी यानी कि 15 को 15 से गुना कर देंगे तो ये दो कैंसिल होकर 15 को 15 से गुना करेंगे कितना है, 225 आएगा। तो ऑलमोस्टली आप लोग का एक आंसर आया था 100 जूल, एक आया था 225। तो ऑप्शन नंबर डी को काफ़ी मोहब्बत से क्लिक कर सकते हैं। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। देखिए सबसे पहले इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर आता है तो क्या बोल रहा है, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए दोनों गुरुत्वाकर्षण बल भी दुगना हो जाएगा। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी दुगना हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। देखिए सबसे पहले ऑलमोस्टली आप लोग पढ़े हो, देखिए F1 निकालते हैं तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, सबसे पहले G लिखते हैं, M1 इंटू M2 लिखेंगे, क्लियर है। बाई क्या करते हैं, R², ये लिख देंगे। अब हम लोग को क्या बोला कि देखिए दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल में क्या, यदि दो वस्तुओं में एक के द्रव्यमान को दुगना कर देते हैं तो देखिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें द्रव्यमान को दुगना करते हैं, या देखिए M1 को या M2 को क्या करते हैं, दुगना, यानी M2 कर देते हैं। तो ऑलमोस्टली अगर सॉल्व करते हैं तो F2 अगर आप लोग निकालिएगा ना तो आप लोग को यहाँ पे आगे 2 लिख दीजिएगा, G M1 कीजिएगा, फिर इंटू M2 कीजिएगा बाय R²। अब देखिएगा ये और ये आप लोग के हाथ से कॉमन क्या है, कॉमन आ गया, केवल ये 2 आ गया ना तो 2 गुना हो गया। क्या हो गया, ये 2 गुना। तो राइट आंसर क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा। इस टाइप्स का क्वेश्चन अगर आता है तो काफ़ी अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, और मे भी पॉसिबिलिटी ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इस बार पूछा जाएगा। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर। तो देखिए नॉर को 236 लिखा जाता है, तो रेस्ट को कैसे लिखा जाएगा। हमेशा फ्रेंड्स आप लोग को देखिएगा इसमें तरीका अपनाना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले n का वैल्यू होता है 14, o का वैल्यू होता है 15 और r का वैल्यू होता है 18, लेकिन लिख रहा 2, तो 14 में से हम लोग 12 को घटा देंगे, 15 में से भी 12 को घटा देंगे, 18 में से भी 12 को घटाइए तो कितना, 2 आ गया, ये 3 आ गया, 6 आ गया। इसी सेटिंग को करना था आप लोगों को। r का होता है 18, तो 18 में भी हम लोग क्या घटाएंगे, 12 को। e का होता है 5, तो 5 होता है तो हम लोग लिख सकते हैं 5 लेते, इसमें हम लोग 12 को घटाएंगे। उसी प्रकार s का होता है 19, 19 में से 12 को घटाएंगे। t का होता है 20, 20 में से हम लोग 12 को घटाएंगे। इसके अकॉर्डिंग कीजिएगा तो फ्रेंड्स आप लोग का आ जाएगा ये 6, फिर ये 19 आ जाएगा, ये आप लोग का 7 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, ऑलमोस्टली फ्रेंड्स आप लोग वर्ग ज्ञात कीजिएगा तो इसमें वर्ग की संख्या कुल आएगा 7 आएगा। कितना आएगा, 7 आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, कुछ
कुछ चाले दस्ताने हैं, कुछ दस्ताने झुंड है। देखिए कुछ सबसे पहले चाले बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चाले को देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ चाले, तो ये आप लोग का कुछ चाले क्या है ये, तो कुछ चाले झुंड है, कुछ चाले दस्ताने, सॉरी ये दस्ताने में मान लिया। फिर लिख रहा कुछ दस्ताने झुंड है, इस टाइप से आप लोग कीजिए। बोल रहा कुछ चाले झुंड हैं, ऑलमोस्टली देखिए कुछ चाले झुंड है, नहीं तो पहला कैंसिल हो गया। सभी झुंड दस्ताने हैं, नहीं ये भी कैंसिल है, तो ऑलमोस्टली दोनों गलत हो गए, यानी ना तो निष्कर्ष 1 होता है ना ही निष्कर्ष 2 होता है। तो राइट आंसर कीजिएगा, तो ना तो निष्कर्ष 1 ना ही तो निष्कर्ष 2, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करेंगे। चलिए ये क्वेश्चंस को आप लोगों को बनाना है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। क्वेश्चन नंबर में आते हैं 70 क्वेश्चन में आ चुके हैं। सॉरी इधर बहुत क्वेश्चन था, स्किप बहुत ज़्यादा कर गया भैया। चलिए ये क्वेश्चन को मैं स्किप कर, देखिए मापनी वाला में आता है स्केल। स्केल 1:2 से आप क्या समझते हैं। देखिए सबसे पहले स्केल को आप लोग निकालेगा तो इसके कुल 3 टाइप होते हैं। अगर देखिए 1:1 आता है तो इससे बोलते हैं फुल स्केल। क्या बोलते हैं, फुल। अगर देखिए सबसे पहले डिनोमिनेटर यानी कि सेकंड वाला जो वैल्यू होता है उसे बोलते हैं वास्तविक वैल्यू। मान लीजिए 5 है, अब यहाँ 1 लिख रहे हैं, तो देखिए 5 के कंपेरिजन में क्या है, छोटा है। तो छोटा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन लार्जिंग। क्या बोलेंगे, इन लार्जिंग। तो हम लोग इसे बोलेंगे इन लार्जिंग, यानी कि इन लार्जिंग ये हो गया। क्या बोलेंगे, इन लार्जिंग बोलेंगे। क्लियर है। उसी प्रकार देखिए अगर बाई चांस यहाँ 1 है, यहाँ पे ले लीजिए 2, तो ये देखिए 1 के कंपेरिजन में क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, तो इसे बोलेंगे लार्जिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो देखिए आप लोग को लिख रहा है 1:2 लिख रहा, तो ऑलमोस्टली आप लोग देख सकते हैं ये क्या इन लार्जिंग हो रहा है। क्या हो रहा है ये, इन लार्जिंग। तो 66 का आंसर करेंगे तो इन लार्जिंग नहीं होगा, सॉरी 1:2 से बोल रहा ना ये, सॉरी मिस्टेक हो गया फ्रेंड। देखिए इसका ट्रिक काम नहीं किया। देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले देखिए अगर 1:1 रहता है तो इससे हम लोग बोलते हैं फुल। क्या बोलते हैं, फुल बोलते हैं। उसी प्रकार देखिए 1:2 है, वास्तविक वैल्यू 2 था, 2 से हम लोग कितना करें, 1 कर रहे हैं, तो 2 से 1 करें, घट रहा ना, तो घट रहा तो हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग। और वही अगर फ्रेंड्स यहाँ पे 2 से 1 होता ना, तो ये क्या कर रहा था, ये आप लोग का 1 से 2 रहा था, ये लार्ज हो रहा था, तो इससे बोलेंगे इन लार्जिंग। इससे क्या बोलें, इन लार्जिंग। ये होता कंसेप्ट। सॉरी मिस्टेक हो गया था फ्रेंड, सॉरी। चलिए तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ये देखिए 2 से 1 हो रहा, तो देखिए 2 से क्या हो रहा, फिर देखिए 2 से यहाँ पे क्या 1 हो रहा। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आता है ना, तो हमेशा याद रखिएगा, देखिए नीचे वाला जो वैल्यू होता है उसे बोलते हैं वास्तविक वैल्यू, यानी कि रियल वैल्यू, और नोमिनेटर में जो होता है उसे बोलते हैं आभासी वैल्यू। तो देखिए वास्तविक वैल्यू 2 था, 2 से यहाँ 1 हो गया, तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा ना ये, तो हमेशा बोलेंगे रिड्यूसिंग साइज। क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग साइज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। किस ड्राइंग शीट की सतह का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। देखिए ऑलमोस्टली मैं आप लोगों को बताया था और आप लोग काफ़ी अच्छे से सीखे भी हैं इसको। देखिए सबसे पहले ए नॉट का, तो ए नॉट का जो का वैल्यू होता है वह 1 मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर होता है। उसी प्रकार A1 की बातें करना चाहते हैं तो हाफ लिखेगा, हाफ मीटर स्क्वायर होता है। उसी प्रकार A2 की बातें करना चाहते हैं तो ऑलमोस्टली आप लोग जानते हैं 1/4 मीटर स्क्वायर होता है। इस टाइप से हम लोग चलते रहते हैं। तो बोल रहा था किसका 1 वर्ग मीटर स्क्वायर होता है, तो ऑलमोस्टली आप लोग ए नॉट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ए नॉट का कीजिएगा। क्लियर है। और ए नॉट सुनिएगा, ए नॉट ड्राइंग शीट का जो माप होता है वो 841 यानी 841 क्रॉस 1189 mm कीजिएगा। ये भी आप लोग को ध्यान में रखेगा पड़ेगा। क्लियर है। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, और याद रखें ए नॉट जो होता है वह शीट का सबसे बड़ा आकार होता है। 2H पेंसिल किस प्रकार काम करती है। देखिए 2H पेंसिल, तो हमेशा याद रखिए 2H पेंसिल का प्रयोग कम दिखने वाले लाइन खींचने के लिए करते हैं। तो 2H पेंसिल का प्रयोग कम दिखने वाला लाइन खींचने के लिए करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर देंगे। क्लियर है। अब देखिए 2H जो आते हैं ना, H वाले हमेशा आते हैं मध्यम ग्रेड का आता है। क्या आता है ये, मध्यम ग्रेड का, या फिर यह पेंसिल मीडियम हार्ड होता है। क्या होता है ये, मीडियम हार्ड होता है। और सबसे हार्ड की बात करते हैं तो 9H सबसे हार्ड होता है। क्लियर है। चलिए और पेंसिल का जो लीड होता है, पेंसिल का लीड जो होता है ग्रेफाइट और काओलाइन से मिलकर बनी होता है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से क्लिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग का है, देख लीजिएगा। इसको मैं हमेशा स्किप करता हूँ। देखिए एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। तो देखिए महिला को अपने पुत्र से, तो पुत्र का मान लीजिए x है, तो ये क्या होगा फ्रेंड, ऑलमोस्टली ये क्या होगा, x + 28 हो गया। अब वो 3 वर्ष बाद उसकी आयु देखिए 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी हो जाती है। तो देखिए 3 वर्ष बाद, तो अगर इसमें 3 साल ऐड किए तो ऑलमोस्टली इसमें भी ऐड करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे पुत्र का, तो पुत्र में x + 3 कर दिए, और उसका महिला में, तो ये तो ऑलरेडी 28 था, तो 28 में 3 ऐड किए 31 हो गया। अब लिखा 3 वर्ष में उसकी आयु पुत्र की आयु का दुगना होता है, पुत्र की आयु का। तो देखिए पुत्र की आयु यानी उसकी आयु, यानी ये आप लोग का जो था ये आप लोग का दुगना हो गया। क्लियर है। पुत्र की आयु का हो गया। अब सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स, x का वैल्यू 25 आ जाएगा। क्लियर है। तो राइट आंसर आएगा 25 इज द राइट आंसर।
देखिए एक और तरीका से मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना होइए। सबसे पहले देखिए स्टेप्स का क्वेश्चन है ना ये, तो देखिए महिला है तो महिला को हम लोग मान लेंगे सबसे पहले एक्स मान लिए, सॉरी सबसे पहले पुत्र है तो पुत्र का उम्र एक्स मान लिए था, महिला को क्या मानेंगे एक्स प्लस 28 मान लेंगे। ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं 3 वर्ष बाद, तो इसमें भी हम लोग 3 ऐड किए तो इसमें भी 3 ऐड करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ये देखिए एक्स प्लस ये 31 वर्ष हो गया और ये क्या रहा एक्स प्लस 3 आ गया। 3 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होती है। तो पुत्र की आयु की दुगनी, तो देखिए किसकी आयु की दुगनी, पुत्र का, तो पुत्र की पहले में 2 लगा देंगे। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिए, क्लियर है। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो एक्स का वैल्यू आएगा 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। देखिए रूट 961 का वैल्यू क्या होता है, ऑलमोस्टली आप लोग जानते होंगे 31 होता है। 31 डिवाइड 31 प्लस इसका वैल्यू किया तो 32 आएगा बराबर 1 गुना एक्स यानी एक्स होता है। तो ये वैल्यू 1 प्लस 32 बराबर एक्स आता है। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 33 आएगा। तो हम लोग राइट आंसर करेंगे तो 33 यानी कि ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में काफ़ी दम है। देखिए शीला अपनी सामान्य गति के 24/25 गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगाने वाले समय से 6 मिनट अधिक तय करती है। तो वह निश्चित दूरी तय करने के लिए उसके द्वारा तय की गई सामान्य समय की गणना करें। जब भी स्टेप करेगा देखिए 24/25 है ना, तो हम लोग सबसे पहले इसको लिख देंगे। अब दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है, तो मोस्टली दे सकते हैं दोनों के बीच डिफरेंस का 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 है ना तो 1/25 से डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। अब क्या करेंगे देखिए इसको सॉल्व किए 25 कट गया तो यहाँ पर 25 बच गया था, 6 मिनट का लेट ही था तो हम लोग 6 से इसको गुना कर देंगे। देखिए 1 मिनट गुना, जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है फ्रेंड तो आप लोग देखिए सबसे पहले सामान्य गति कितना था 24 और 25 था। अब दोनों के बीच डिफरेंस कितना का आ रहा है यानी कि 1/25 आ गया ना। और हम लोग क्या करेंगे इसको यानी न्यूमरेटर को इससे हम लोग इससे डिवाइड करेंगे। तो मोस्टली आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 24 बाय हम लोग यहाँ लिखेंगे 25। अब इसी को हम लोग डिवाइड करेंगे 1/25 से डिवाइड करेंगे, क्लियर है। तो अब हम लोग इसको गुना करेंगे 6 मिनट से। तो देखिए 25 कट गया तो हम लोग क्या करेंगे 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। और मोस्टली फ्रेंड्स अगर आप लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका भी जो आंसर आएगा 24 को 6 से गुना करिए तो 120 आएगा। कितना आएगा 24 नहीं 24 छः कितना 144 होता है। तो 144 आप लोग का राइट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। तो 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब 2 नंबर वाले उत्पादों का उन 2 नंबरों का उत्पाद का पता ये लगाए जिसका एलसीएम 120 और एचसीएफ 13 आता है। जब भी स्टेप्स का क्वेश्चन आता है तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो ऑलमोस्टली आप लोग देखिए आप लोग ए बी निकालने बोल रहा है, एलसीएम का वैल्यू 120 दिख रहा है और एचसीएफ का वैल्यू 13 लिख रहा है। और मोस्टली आप लोग गुना कीजिएगा तो फ्रेंड्स आप लोग का वैल्यू जो आएगा 1560 आएगा। तो ये आप लोग का आंसर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्लिक कर सकते हैं, क्लियर है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सही कथन को चुना। द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार बदलते रहता है। सही है, बिल्कुल फ्रेंड्स याद रखिएगा मास हमेशा जो होता है ना वह कांस्टेंट होता है, लेकिन भार जो होता है ना वह जगह के अनुसार बदलते रहता है। पहला सही है, द्रव्यमान हमेशा बदलता है नहीं, सेकंड कैंसिल हो गया। द्रव्यमान और भार दोनों स्थिर है, गलत है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ डब्ल्यू का फार्मूला। तो डब्ल्यू को बोलते हैं, डब्ल्यू का फार्मूला होता है mg होता है, यानी कि mg होता है। अब मास का यूनिट क्या होता है kg होता है। उसी प्रकार जी का क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं न्यूटन। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। और याद रखिए द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा होती है। जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है। तो हमेशा याद रखें इस प्रकार के उत्पादों को लोग बोलते हैं भू उष्मीय ऊर्जा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या कहता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा न्यूटन का दूसरा गति नियम बल के प्रभाव को समझने में सहायक करता है। तो बल के प्रभाव को राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। और इसमें ये बोलता है संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए आरोपित बल के समानुपाती होता है एवं संवेग परिवर्तन के बल की दिशा की ओर होती है, क्लियर है। अब इसी से हम लोग F = ma का जो सूत्र निकालते हैं, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी के टुकड़े का आयतन 4/5वां भाग किसी तरल में डूबा हुआ तैर रहा है। तो लकड़ी का अपेक्षित घनत्व 0.8 ग्राम है। तो इसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तरल का घनत्व तो क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं फ्रेंड थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। अभी इस क्वेश्चन में तो कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं अभी स्किप कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ क्या लिख रहा है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा है आरंभ में एक स्थिर गोला फटकर समान द्रव्यमान के 2 टुकड़ों में विभाजित होता है। तो दोनों टुकड़े क्या होंगे, हमेशा याद रखिएगा समान वेग से विपरीत दिशाओं में चले जाएंगे। क्या होंगे ये, समान वेग से विपरीत दिशाओं में चले जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर देंगे। ये जो होता है आप लोग का संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार कार्य करता है, क्लियर है।
चलिए, संवेग के आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ मोमेंटम को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए, संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोणीय संवेग, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कर दीजिएगा। अब इसका फॉर्मूला निकालिएगा तो ये आप लोग का होता है mr² इंटू ओमेगा कीजिएगा। क्लियर है? अब यह एक प्रकार का सदिश राशि होता है, इसका यूनिट निकालिएगा तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकेंद्र बल हमेशा कार्य करता है, तो हमेशा याद रखिएगा अभिकेंद्र बल हमेशा केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। और इसका फॉर्मूला अगर निकालेगा तो FC का जो वैल्यू होता है वो हमेशा याद रखिएगा mv² होता है, mv²/r होता है, mv²/r होता है। तो राइट आंसर कीजिएगा तो ये होता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश हो गया, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को काफ़ी अच्छे से क्लिक कर सकते हैं। एक निश्चित कुल भाषा में आस्क द डॉटर को इसमें आप लोग फ्रेंड्स इसको सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर आएगा ML आ जाएगा। चलिए, सभी गर्मियाँ गर्म है, तो देखिए सभी गर्मियाँ गर्म है तो ऑलमोस्टली हम लोग देखिए सभी गर्मियाँ को मान लेंगे, सभी गर्मियाँ को क्या मानेंगे? गर्म है। तो हम लोग देखिए इस टाइप से करेंगे। फिर बोल रहा कुछ गर्म पानी है, तो हम लोग कुछ गर्म को पानी मान लिए। अब को क्या क्वेश्चन बोल रहा? कुछ गर्म गर्मियाँ हैं, तो फ्रेंड देखिए कुछ गर्म गर्मियाँ हैं, कुछ गर्म गर्मियाँ बिल्कुल है, तो पहला सही हो गया। कुछ बर्फ़ पानी है, तो ऑलमोस्टली देखिए कुछ बर्फ़ पानी नहीं है, तो बर्फ़ का तो इसमें कुछ लिखी नहीं, ये गलत हो गया। चलिए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या लिख रहा है देखते हैं। हाँ, एक निश्चित तर्क के अनुसार 34-15 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 44-20 से संबंधित है, तो समान तर्क का प्रयोग करते हुए 52 किससे संबंधित होगा? देखिए 34-15 से संबंधित है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? 15 को आगे 2 से गुना किए, 15 दूनी 30 हो गया, इसमें 4 जोड़ दिए, कितना आ गया? 34। उसी पर देखिए 20 को 2 से गुना किए, 20 दूनी 40 हो गया, 4 जोड़ दिए, कितना आ गया? 44 हो गया। उसी पर 52 लाना था, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए 24, 24 और 48 में 4 जोड़ दिए, कितना आ गया? 52। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। ये क्वेश्चन को अभी स्किप कर रहा हूँ। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 86 में। तो फ्रेंड्स उस उपकरण का नाम बताइए जिसे छोटी दूरियों के मार्किंग एवं विभाजन में प्रयोग करते हैं। तो ऑलमोस्टली हमेशा याद रखिएगा छोटी दूरियों की मार्किंग एवं विभाजन में हमेशा छोटी कंपास का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला SP 46 2003 के अनुसार एल्बो 45 डिग्री का स्क्रू जोड़ प्रतीकात्मक संकेत क्या होगा? तो इसके अकॉर्डिंग कीजिए तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को 45 डिग्री क्या शो करा? बी। तो ऑप्शन नंबर बी को क्लिक करिएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक लाइन का प्रयोग वितरण देने के लिए किया जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा एक लाइन वितरण जो किया जाता है वह लीडर रेखा के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? लीडर लाइन के लिए। तो राइट आंसर किए तो ऑप्शन नंबर ए को क्लिक कर लीजिए। क्लियर है? और लीडर रेखा जो होता है वह पतली एवं सतत रेखा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89। तो ऑलमोस्टली फ्रेंड 89 को आप लोग सॉल्व किए होंगे, तो इसका जो राइट आंसर आएगा 19/43 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा। 7.45 घंटे को मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा है ये। देखिए 7 घंटे यानी 7:45 को लिखना है, घंटे मिनट में 7 से 7 लिख देंगे प्लस 45, तो हम लोग 45 को हमेशा आगे 100 से डिवाइड करेंगे इंटू 60 कर देंगे। अब यहाँ से सॉल्व के 7 घंटा लिखिएगा, फिर आप लोग के 27 मिनट हो जाएगा, फिर 0 सेकेंड होगा, तो राइट आंसर जाएगा तो 27 घंटा, ऑप्शन नंबर ये कर लेगा। क्लियर है? क्वेश्चन अच्छा फिर से मैं बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी इस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स तो आप लोग क्या कीजिएगा 7 घंटा लिखेंगे प्लस के 45 जो मिनट है ना, तो मिनट को आगे आप लोग हमेशा 100 से गुना कर दीजिएगा। क्लियर है? 100 से डिवाइड करके इसको 60 से मिनट में बदल दीजिएगा, तो इसको कीजिएगा तो 7 घंटा 27 मिनट 20 सेकेंड 0 सेकेंड आ जाएगा। इसमें आप लोग को एलसीएम निकालना है। सबसे पहले एलसीएम निकालिएगा तो 2, तो 2 का पावर अधिकतम पावर कितना है? तो 4 लिखेंगे। उस पर 3 लिखेंगे तो 3 का अधिकतम पावर कितना है? 6, तो ये लिखेंगे। 5 का अधिकतम पावर कितना है? 5 है, तो 5 लिखेंगे। 7 का अधिकतम पावर कितना है? 2, तो ये होगा आपका आंसर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। निम्नलिखित बंटन की माध्यिका ज्ञात करना है। और मोस्टली फ्रेंड माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले एन को काउंट करते हैं। तो एन को अगर काउंट कीजिएगा तो आप लोग का ये जो टोटल आंसर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 आ रहा। 16 आप लोग का क्या एक प्रकार का इवन नंबर है। तो इवन नंबर आता है तो हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। इसके लिए होता है हाफ, सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, फिर लिखते हैं n/2वां टर्म होता है, n/2वां टर्म होता है प्लस यहाँ पे लिखते हैं n/2 + 1वां टर्म लिखते हैं। क्लियर है? इस चीज़ को आप लोग सॉल्व कीजिए तो इसका राइट आंसर आएगा 53 आएगा। सबसे पहले इसके असेंडिंग ऑर्डर में बदल के देख लीजिएगा, तो राइट आंसर आएगा 53, यानी ऑप्शन नंबर बी को क्लिक कीजिएगा।
बस खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड लिख रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरण के कौन मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो मूल वास्तविक उसी का नहीं होता जिसमें आप लोग का डी इज लेस देन जीरो होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएगा तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सी आंसर है। तो देखिए सबसे पहले इसका फार्मूला ऑलरेडी जानते हो, डी का फार्मूला क्या होता है तो मोस्टली बताया था मैं, बी स्क्वायर माइनस 4 AC होता है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 5 है। तो देखिए 16 माइनस 20 करेंगे तो ऑलरेडी आप लोग देखिएगा तो इसका वैल्यू होगा -4, तो जो कि आप लोग इससे जीरो से छोटा आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, क्या करेंगे, ये काल्पनिक होगा जो कि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना पड़ेगा क्लास 11th में। तो इसलिए आप लोग का ये वास्तविक नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। गति के दूसरा नियम किसके भी संबंध करता है। देखिए यहाँ से मैं टिक देता हूँ। सबसे पहले गति का पहला नियम से आप लोग ऑलमोस्टली पढ़ेंगे, v बराबर क्या होता है u प्लस AT होता है, क्लियर है। उसी प्रकार गति का दूसरा समीकरण हम लोग पढ़े हैं तो क्या होता है s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर करेंगे। उसी प्रकार गति का तीसरा नियम क्या बोलता है, v स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं फ्रेंड, u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर क्या लिखते हैं 2as लिखते हैं। अब सॉल्व कीजिए, देखिए कैंसिलेशन क्या हो रहा है, देखिए आप लोग काटिए, यू कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, इसमें भी यू कैंसिल, ए कैंसिल हो गया। तो पहला अगर आप लोग देखिए तो v बराबर क्या आ रहा है टी, यानी कि पहला जो नियम आता है v फॉर वेग और समय, पहला नियम वेग और समय के बीच रिलेशन देता है। वही सेकंड s बराबर क्या बचेगा टी, तो पहला सेकंड जो देता है वह स्थिति और समय को देगा, और थर्ड देगा वेग और स्थिति को देगा। तो हम लोग का क्वेश्चन पूरा सेकंड का, तो देखिए स्थिति और समय को देगा। तो ऑप्शन है स्थिति और समय, यानी ऑलरेडी टाइम ऑप्शन नंबर सी को क्लिक कर दीजिएगा। ये ट्रिक को याद रखिए, कभी नहीं भूलिएगा। देखिए घर्षण बल कार्य करता है, हमेशा याद रखिए घर्षण बल जो होता है आरोपित बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। तो आरोपित बल की दिशा के विपरीत, यानी ऑप्शन नंबर डी को क्लिक करें, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा अशेष आधा भाग v2 से करता है, तो पिंड का औसत वेग क्या होगा। सबसे पहले अगर आप लोग इसे बनाइएगा तो फ्रेंड्स का जो इसका ट्रिक याद कर लीजिए, जब भी ऐसा आता क्वेश्चन तो 2v1 इंटू v2 बाय v1 प्लस v2 करते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बस 4 क्वेश्चन और है, इस चीज़ को ही मैं बता देता हूँ। देखिए बोला मशीन के यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात में क्या संबंध है, हमेशा याद रखिएगा। देखिए मशीन की जो क्षमता होती है यानी एन, तो एन का जो फार्मूला होता है यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो यानी VR करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग निकालिएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला होता है वह एन गुना VR होता है। क्या होता है, एन गुना VR होता है। तो यांत्रिक लाभ जो होता है वह एन गुना VR होता है, यानी वेग अनुपात के। किसी मशीन का यांत्रिक लाभ मशीन की क्षमता एवं मशीन के वेग के अनुपात के बराबर होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब मशीन की क्षमता का कोई भी मात्रा नहीं होता है। तो ऑलमोस्टली आज का एक क्वेश्चन भी था टेक्स्ट बुक में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को क्लियर करेगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग टेक्स्ट बुक आप लोग क्लिक करते होंगे, टेस्ट देते होंगे तो देखे होंगे आज लाइव टेस्ट में ये क्वेश्चन भी दिया था, और उसका क्वेश्चन का थोड़ा जो लेवल रहता है कुछ ज़्यादा हटके था। और आप लोग वही क्वार्टरली क्लासेस का लगाते होंगे तो क्वार्टरली क्लासेस आप लोग को हमेशा 70+ मार्क्स आता होगा, लेकिन अगर वही टेक्स्ट बुक का लगाते होंगे तो आप लोग का मार्क्स हमें नहीं लगता 70 जाएगा, 65 तक ही आता होगा अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है तो। और प्लेटफॉर्म का बुक में रखते हैं तो इसमें तो लगता है 60 तक ही रहेगा, ऐसा है। ये तीनों का कंडीशन अलग अलग है। कपल का उदाहरण दीजिए। तो फ्रेंड्स बल युग्म का उदाहरण लिखना है, तो ऑलमोस्टली याद रखिएगा सभी बल युग्म उदाहरण होते हैं। देखिए सबसे पहले बल युग्म यानी कि जिसमें टॉर्क लगता है, जो गोल घूमता है। देखिए नल खोलना यानी गोल घूम रहा, ढक्कन खोलना गोल घूम रहा, गली का स्टेयरिंग घुमाना यानी गोल घूम रहा। तो राइट आंसर वो सभी हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी को क्लिक कर देंगे। याद रखिए टॉर्क एक प्रकार का बल युग्म होता है, बल गुना बल आहु। देखिए इसको याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है बल युग्म का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले बल लगाते हैं और उसमें बल बाहु यानी कि बाहु भी लगाते हैं, भुजा। एक प्रकार का स्केलर वेक्टर क्वांटिटी होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक नन वोलेटाइल मेमोरी होती है। सबसे पहले नन वोलेटाइल बोल रहा, तो देखिए नन वोलेटाइल तो हमेशा याद रखिए रोम होता है। क्या होता है, ये रोम होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, क्लियर है। और इसके साथ साथ ये एक प्रकार का नन वोलेटाइल भी होता है, और हम लोग इसे बोलते हैं, इसे पूरा मतलब अस्थायी बोलते हैं, क्लियर है। और इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं। देखिए PROM यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका पार्ट्स होता है। फिर देखिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी होता है, क्लियर है। तो इस टाइप से कर सकते हैं। एक होता है VLSI। देखिए VLSI सबसे पहले ये फॉर्मूला ये देखिए VLSI जो होता है ये भी आज का क्वेश्चन आया था आप लोग का टेक्स्ट बुक में। तो VLSI का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये 5th जनरेशन में यूज कर रहे हैं इसका, क्लियर है। चलिए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, गूगल ड्राइव, स्क्रैप ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स इनमें से किसके आदर्श उदाहरण है। तो हमेशा याद रखिए गूगल ड्राइव, स्क्रैप ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स क्लाउड स्टोरेज सेवाएं के उदाहरण है। तो क्लाउड स्टोरेज सेवाएं के उदाहरण यानी ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करेंगे। चलिए
ये फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये देखिए आप लोग का था, और देखिए इसका पहला का केवल डिस्कशन था। चलिए कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, आपको बताऊँगा। क्लियर है? चलिए, और आप लोगों को किस चीज़ का नीड है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं क्या डिस्कस कर पाता हूँ। आप लोगों को दिक्कत होगा तो बोलिएगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी।